हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बैफिन बे को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है सलमान रुश्दी नोवेलिस्ट को लेकर के। सलमान रुश्दी जो एक इम्पोर्टेंट नोवेलिस्ट है, उनके ऊपर अटैक हुआ वेस्टर्न न्यूयॉर्क में। उनका एक इवेंट होने वाला था, वहाँ पर वो अपना लेक्चर देने वाले थे, उसी टाइम पर उनके ऊपर अटैक होता है। तो सलमान रुश्दी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवल हैं, उनके नेम हमें पता होना चाहिए। 1947 में सलमान रुश्दी का जन्म हुआ इंडिया में। ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, मतलब पहले इनके पास में ब्रिटिश सिटीजनशिप थी और प्रेजेंट टाइम में इनके पास में अमेरिकन सिटीजनशिप है। इनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1981 में इनका एक वर्क आया था जिनका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, और इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1988 के टाइम में भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क आता है जिसको बोलते हैं द सैटेनिक वर्सेस। और ये जो द सैटेनिक वर्सेस 1988 में इनका जो वर्क आया, इसके बाद में ऐसा बोलते हैं कि इनमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट था जिसकी वजह से इनके खिलाफ में कुछ थ्रेटनिंग इनको मिलने लग जाती है और इनके खिलाफ में फतवा भी जारी किया जाता है। और उसी का एक रीज़न है कि प्रेजेंट टाइम में इनके ऊपर ये अटैक देखने को मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर ही। देखो, आप सभी को पता है कि यूएस की तरफ से विजिट देखी गई ताइवान में, और उसके बाद में चाइना ने पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ताइवान में विजिट ना हो। यूएस के जो स्पीकर हैं मिस पेलोसी, उनकी विजिट ना हो पाई, लेकिन उनकी विजिट हो पाती है। और उसके बाद में चाइना जो है वो ताइवान के आसपास वाले रीजन में, चाहे हम बात करें सी वाटर बॉडी की या बात करें एयर वाले एरिया की, तो उस वाले एरिया में अपने मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि ये जो भी एक्टिविटी हुई इसमें यहाँ पर चाइना जो है वो अपने यूनिलेटरल लेवल पर कोशिश ना करे, एक्शन ना ले, मतलब मिलकर के कोशिश की जाए ताइवान के साथ में मिलकर के कि जो भी इशू है उसको सोल्व करने की, ताकि इसके जो रिजल्ट हैं वो निकल करके आ सके। यहाँ पर ये इंडिया का स्टेटमेंट रहा है। ये जो भी इशू रहा उसको यहाँ पर टाइमलाइन के थ्रू शो कर रखा है कि किस तरीके से यूएस की हाउस स्पीकर मिस नैन्सी पेलोसी की ताइवान में विजिट होती है। फिर चाइना जो है वो यहाँ पर 4 अगस्त से ये जो भी अपनी जो इश्यूज हैं 6 रीजन्स में, ताइवान के अराउंड जो 6 रीजन हैं वहाँ पर अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इन सब बातों के बारे में बता रखा है। इंडिया ने ये भी बोला यहाँ पे कि देखो, वैसे अगर हम इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान वाला जो पार्ट है उसको चाइना अपना ही मेन लैंड चाइना का ही इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो 2016 से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है कि ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में है, उसका मेन लैंड चाइना से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ताइवान तो यहाँ तक क्लेम करता है कि रियल चाइना जो है वो ताइवान ही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो वन चाइना पॉलिसी है इसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। जब यहाँ पर यूएस की विजिट देखने को मिली तो उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने चाइना को सपोर्ट किया कि हम आपकी जो वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान आपका ही पार्ट है, हम उसको फॉलो करते हैं। अब इसको लेकर के इंडिया ने कोई स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है कि वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। बस उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि देखो, ये जो इशू है उसको चाइना अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश ना करे, ताइवान के साथ में मिलकर के अदर लेवल पर जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका एक रिजल्ट निकल करके सामने आ सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। यहाँ देखिए, पेज नंबर 5 पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है वेस्टर्न घाट को लेकर के। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाली है
अभी सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन, जो वेस्टर्न घाट का जो इको सेंसिटिव जोन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम जो भी कमेटीज़ आई हैं उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो हर स्टेट जहां पर वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो हमारे इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया को अगर हम व्यू करते हैं तो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल वाले पार्ट पर माउंटेनियस रेंजेस लोकेटेड हैं जिनको वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल पार्ट पर भी लोकेटेड है माउंटेन रेंज जिनको ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। दोनों का जो मर्जिंग पॉइंट है उसको नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट है इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जब भी किसी लोकेशन को आप डिस्कस करो तो उसकी बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जो अनामुडी है वो ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, बल्कि ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में हिमालयन रीजन के बाहर में जो भी माउंटेन्स रीजन है उन सभी में ये हाईएस्ट एरिया लोकेटेड है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच एरिया है, इसीलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम काम होता रहा है। ये जो वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक है वेस्टर्न घाट। मीन्स यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी ज़्यादा रिचनेस पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी वाले पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिचनेस पाई जाती है। तो यहाँ पर रेगुलर इलीगल एक्टिविटी चलती रही, जैसे माइनिंग और भी अदर इशू चलते रहे, जिसके टाइम के साथ में देखने को मिला कि वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो टाइम के साथ में डिग्रेड हो रही है। तो इसी के लिए टाइम टू टाइम कुछ कमेटीज़ लाई गई, जैसे कि अगर हम बात करें तो 2011 में वेस्टर्न घाट के लिए कमेटी लाई गई, गाडगिल कमेटी, और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि कंप्लीट वेस्टर्न घाट को आप जो है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, और इसमें जो भी इलीगल माइनिंग है उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यहाँ पर अलाउ किया जाए। इसके बाद में 2013 में एक फिर से कमेटी आती है और कमेटी का नाम है के कस्तूरी रंगन कमेटी। के कस्तूरी रंगन कमेटी बोलती है कि कंप्लीट वेस्टर्न घाट में से 37% एरिया जो है उसको आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, और बचा हुआ जो पार्ट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो माइनिंग है इस तरीके के इश्यूज को रेगुलेट कर सकते हो। मतलब 2013 की जो कमेटी के कस्तूरी रंगन कमेटी, उन्होंने डेवलपमेंट के बीच में और जो डेवलपमेंट और जो इकोसिस्टम है, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में बैलेंस बनाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट हम कर सकें और जो डेवलपमेंट है उसको भी हम रेगुलर कर सकें। तो ये जो कुछ कमेटीज़ जो बनाएगी वेस्टर्न घाट को लेकर के, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले बोला कि इसी कमेटीज़ के अकॉर्डिंग हर स्टेट, ये जो वेस्टर्न घाट है जिन जिन स्टेट में इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, तो उन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट में एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट का। तो ये सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्टेट में इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इस एरिया को, वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या बोला गया कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके 1 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया, इस तरीके से आप समझो, मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो इसके 1 किलोमीटर वाला आसपास वाला जो एरिया है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले बोला। अब इसको लेकर के केरला जो स्टेट है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई केरला में तो इतनी प्रोटेक्टेड एरिया है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो केरला में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास वाले रीजन को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है उसका माइग्रेशन देखने को मिलेगा। इसकी वजह से केरला का स्टेट के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट होंगे, जो है कि पॉपुलेशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे। तो इसी को लेकर के बोला गया है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता हुआ ये जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की बातचीत होनी चाहिए, ताकि हर स्टेट की जो एक्टिविटी है वो भी इससे इन्फ्लुएंस ना हो और हम इकोसिस्टम को भी क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वेस्टर्न घाट को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या होता था पहले, अर्लीस्ट टाइम में या एंशिएंट टाइम में यहाँ पर क्या होता था, एक कैटल की ओंगले ब्रीड थी। ये देखिए, ये जो ओंगले ब्रीड थी
इसका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो जो फार्म एरियाज़ थे वहाँ पर टिलिंग के लिए, सीड सोइंग के लिए, सीड सोइंग के लिए, इन सभी के लिए ये जो कैटल की जो ब्रीड है इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ में जब मैकेनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब मशीनीकरण बढ़ने लगा, ट्रैक्टर्स इन सभी की सुविधा जो है वो बढ़ने लगी, तो इन कैटल ब्रीड का यूज़ जो है वो कम होने लगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के बेसिस पर वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने दोबारा से इस कैटल ब्रीड को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। तो इसके लिए बेनिफिशियल बता रहे हैं कि हमारा जो भी हेरिटेज है वो भी सिक्योर होगा और एक तरीके से जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है वो भी काफ़ी कम हो पाएगा। ये जो ओंगले ब्रीड है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि ड्रोट पावर इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके मिल्क की वजह से भी इनको प्रेफर किया जाता है आंध्र प्रदेश की जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की गई है कि डीजल प्राइस में जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये जो ब्रीड है उसको भी हम क्या कर पाएंगे, उसको भी हम सिक्योर कर पाएंगे और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी कम हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम हमारे हेरिटेज को, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं उनको भी सिक्योर किया जा सकता है। तो ये जो ओंगले ब्रीड है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इम्पोर्टेंट बात है। देखो इसके बारे में ये भी बताया गया है कि देखो मूसी एंड, यहाँ देखिए मूसी एंड गुंडालकम वाला जो रिवर्स वाला एरिया है जिसमें पराकाशम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर मेनली ये जो ब्रीड है वो पाई जाती है। ओके, देखो कल एक कमेंट था कि जो भी हम इस तरीके की कोशिश करते हैं और न्यूज़ आपको रीड करते हैं उसमें हम हाईलाइट भी करें। देखो हम कोशिश करते हैं कि जो भी न्यूज़ हो उसके इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव देने की, उसका क्या बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड क्या बेसिक फैक्ट्स हैं, वो सभी हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ बेसिक फैक्ट्स रह भी जाते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, तो वो आप व्यू कर सकते हो। न्यूज़पेपर की जो PDF है वो आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप उसको जा कर के रीड कीजिए, खुद के जो नोट्स हैं वो खुद के बेसिस पर प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, तभी जा कर के आप जो सिलेबस है उससे आप रिलेट कर पाओगे कि ठीक है ना। जैसे न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं उसके साथ में आप सिलेबस की जो भी कॉपी है वो आप अपने साथ में रखिए और सिलेबस से फिर रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो आप आउटलाइन कर ही लोगे कि GS पेपर 1 जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सोसाइटी आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है। GS पेपर 2 जो है उसमें पॉलिटी और IR जो है वो आता है और GS पेपर 3 जो है उसमें एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स ही आता है और GS पेपर 4 जो है वो एथिक्स से रिलेटेड है। तो एक मोटा मोटी जो आउटलाइन है वो तो आपको क्लियर हो ही गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई आर्टिकल रीड करो तो उसमें सिलेबस में देखने की कोशिश करो कि कौन से पॉइंट से रिलेट होने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा कि आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, तभी जा कर के मेंस में और इंटरव्यू में तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए आप अपना सिलेबस जो है वो हमेशा साथ में रखिए। कोई भी जो न्यूज़ है वो अपने बेसिस पर आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। वैसे एक आउटलाइन तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अब ये ब्रीड वाला जो पार्ट हमने आपको बताया तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे ओंगले ब्रीड जो है वो रिलेट करके पूछ लेंगे कि किन स्पीसीज से या किससे रिलेटेड है। ओके, या फिर ओंगले ब्रीड जो है इसको लेकर के कुछ अदर क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये बता सकते हो कि जैसे मैकेनाइजेशन को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो इसमें आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे आंध्र प्रदेश में जो ब्रीड है उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, ताकि पोल्यूशन लेवल है वो भी कम हो सके और जो भी इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं वो भी वहाँ की पॉपुलेशन को मिल सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी इंडिया और US ने जो कोशिश की है कि जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन किया जा सके, तो यहाँ पर इंडिया और US ने जैश ए मोहम्मद के डेप्यूटी चीफ
रऊफ असगर को जिस तरीके से ग्लोबल टेररिज्म डिक्लेयर करने की कोशिश की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी लिस्टिंग में, तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। चाइना ने यहाँ पर सपोर्ट करने की बात नहीं की। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, टेररिज्म एक्टिविटीज़ कोई पहली बार नहीं है। जब जब इंडिया ने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है, और ये पता है हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को हम बैन करें। ओके, तो इसी के लिए यहाँ पर जो इश्यूज है उसके बारे में बताया गया है कि इस आर्टिकल में कि इंडिया और यूएस का जो एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट था कि उनको बैन करवाया जा सके, लेकिन चाइना ने यहाँ पर अपना जो भी अपोजिशन है वो रखा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में से 14 ने सपोर्ट किया कि हाँ बैन होना चाहिए, चाइना ने यहाँ पर अपोज किया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, इन चाइना, अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो पाकिस्तान की, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, इसी की वजह से टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ जो हैं इनको हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में भी बताया गया है कि पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल है। उसके लिए पाकिस्तान जो है वो कोशिश भी कर रहा है। उनको जो पॉइंट्स दिए गए उन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने काम करने की कोशिश की है, लेकिन अगर उसका रिज़ल्ट जो भी उनको पॉइंट्स दिए गए और उनके लेवल पर, उन पॉइंट्स के लेवल पर पाकिस्तान ने लंबे टाइम तक काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। एक टाइम के बाद में दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा पाकिस्तान का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और चाइना के स्टैंड की अगर हम बात करें तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में इशूज हैं, उनको सोल्व करने के लिए इंडिया और चाइना ने काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश की है। खूब लेवल पर, लगभग 15 to 16 लेवल पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर जो है वो भी इम्प्लीमेंट होने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो निकल कर के नहीं आया है। इसके बेसिस पर हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पॉपुलेशन को लेकर के। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल की शुरुआत की गई है अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की जो रिपोर्ट आई उसमें ये फोरकास्ट किया गया है कि इंडिया जो है वो 2023 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में सामने आ जाएगा 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में, और चाइना से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा दिस इज़ 4 टाइम द पॉपुलेशन इंडिया हैज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 के टाइम में 34 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन थी, और अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन होगी वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम से। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% रखता है, और प्रेजेंट टाइम की ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया जो है इसके अकॉर्डिंग 2030 तक 150 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी, और 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 166 करोड़ हो जाएगी। राइटर का ये बोलना है कि इंडिया की पॉपुलेशन देखो, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें या पहले की बात करें तो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुई है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है उससे भी कम हो गई है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब टाइम के साथ में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस की बात बताई गई है कि देखो 1960s के टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% थी, लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें 2025 तक ये 1% ही रह जाएगी। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा हाई लेवल तक इंक्रीज़ नहीं होगी। अब इसके प्रॉब्लम्स की यहाँ पर बात बताई गई है। यहाँ पर अदर लेवल की बात बताई गई है कि सेक्स रेशियो पहले इंडिया में क्या था, प्रेजेंट टाइम में क्या है, डेमोग्राफिक किस तरीके से डिविडेंड इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे गए हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कोई हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको बहुत बार लगता होगा कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, और इसको हम क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं। देखो, ये चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती हैं। आपको जब भी कोई भी जो आर्टिकल है वो कंप्लीट बेनिफिशियल नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज रखे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे, इंडिया की इंडिपेंडेंस से और प्रेजेंट टाइम का कंपैरिजन किया। ये लॉन्ग टाइम के जो कंपैरिजन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, अपनी एक जो बुक है या नोटबुक अब इस तरीके से प्रिपेयर करनी है, उसमें
जैसे कि आप 4 नोटबुक प्रिपेयर करो, एक बनाओ जीएस पेपर 1 के हिसाब से, एक बनाओ जीएस पेपर 2 के हिसाब से, एक बनाओ जीएस पेपर 3 के हिसाब से और जीएस पेपर 4 के हिसाब से। उसमें जो भी आपको जीएस पेपर 1 मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ आता है तो उसको जीएस पेपर 1 में लिखो, जीएस पेपर 2 में भी इसी तरीके से बनाओ, 3 और 4 में भी बनाओ। फिर आपको क्या रहेगा, जब आप मेंस लिखोगे, मेंस में आपको आंसर्स लिखने होंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजीली हो जाएंगी। आपको जब भी जैसे रिवाइज़ करना होता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम रिवीजन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है और इतनी सारी बुक्स जो हैं वो हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास में लिमिटेड डाटा रहेंगे और उनको आप रिवाइज़ बार बार कर पाओगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी बुक्स जो हैं, आप अपने रजिस्टर जो हैं वो मेंटेन कीजिए। और इसमें जैसे कि अब यहाँ पर सोसाइटी के बेसिस पर भी ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारा। अगर हम बात करें तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डाटा है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई डाटा है, जैसे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से और अब तक यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी सेक्स रेशियो की बात की गई, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की गई, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की पॉपुलेशन जैसे है बड़ी तो है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो सेक्स रेशियो जो है, वो फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। मतलब इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ओके, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो प्रॉब्लम ये है, हाँ अभी आपको ही बोला ना कि जो आर्टिकल्स जो हैं उनके स्क्रीनशॉट बेनिफिशियल नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आर्टिकल होते हैं उसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आप उनको राइट डाउन करते रहो। क्योंकि हम डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो एडिटोरियल है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हर में जो है वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आते रहते हैं। इस तरीके से आपका जो एक आंसर राइटिंग जितना जो है कंटेंट है वो भी तैयार हो जाता है और आपको किसी भी आर्टिकल से प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो भी बहुत सारे दिखने को मिल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का यही बेनिफिट है, बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से डेवलप होने लग जाती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। चाहे आप कितना ही करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन रीड करो, कुछ भी रीड करो, लेकिन आप न्यूज़पेपर को एलिमिनेट मत करना, इसको डेली आपको रीड करना ही है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है अब इसमें बताया गया है कि आने वाले टाइम में जब इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि एक टाइम के बाद में इंडिया में जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और यंग पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट होंगे। तो राइटर का यह बोलना है कि आने वाले टाइम में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो कि हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसको भी हम इजीली रेगुलेट कर सकें। हमारी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए कि उन सभी को हम अश्योरेंस दे सकें कि उनकी ओल्ड एज में जो है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बेनिफिट तरीके से या इम्पोर्टेंट तरीके से सोसाइटी का इंटीग्रेटेड पार्ट मानते हुए उनका सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के पेज नंबर 8 पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के अभी आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पास किया गया है। अपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पर बोला है कि प्रॉब्लमेटिक है ये बिल। अपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पर अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। देखो इस बिल में मेजर इशू ये है, सबसे पहली बात तो इसमें ये बोला गया है इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में जो सिम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्राइवेट मेंबर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट भी है BSNL, वैसे प्राइवेट भी है जियो, एयरटेल, ये सब। तो ऐसा ही बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में भी कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर हैं उनको इंक्लूड करेंगे। मतलब आपको बिजली जो है वो किफ़ायती रेट पर कहाँ पर मिलेगी, ये आप अपने लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि हमने जब फार्मर प्रोटेस्ट किया गया था तो उसमें इस बात रखी गई थी कि सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के फार्मर्स को और इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फार्मर्स को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको तो यहाँ पर नेगलेक्ट करने की बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है तो इसको लेकर के सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के इनको यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए थे। सेंटर ने अपने लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए और स्टेट को इसको लेकर कोई कंसिडरेशन नहीं किया। तो इसी की वजह से यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पॉइंट पर फार्मर्स के बेनिफिट के हिसाब से और स्टेट की जो पावर है उसको एलिमिनेट करने के हिसाब से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए,
देखो प्रेजेंट टाइम में फ्री बाई जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बना हुआ है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि अगर फ्री बस सर्विस दी जाती है वीमेन को तो ये एक फ्री बाई नहीं है, ये एक तरीके से उनके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन है उनको काफ़ी ज़्यादा कम करता है और इससे जो उनका मनी बचता है उसको अपनी लाइफ के अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उन्होंने बोला कि ग्लोबल इनस्टेबिलिटी जो है, मतलब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पेंडेमिक हो गया, इन सभी की वजह से ग्लोबली लेवल पर जो इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, इसकी वजह से इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो टाइम के साथ में अगर इस तरीके के इशू जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं तो अदर कंट्रीज़ को भी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर भी फ्री बाइज को लेकर के बता रखा है। यहाँ पर जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के, यहाँ पर देखिए लीडर ऑफ YSRCP लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर हैं ये, और इनसे क्वेश्चन किया गया है कि किस तरीके से आप फ्री बाइज को देखते हो। तो उन्होंने बोला है कि देखो आप सोशल स्कीम जो बनाते हो ना उसको आप फ्री बाइज में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे जैसे आप रेफ्रिजरेटर दे दिया आपने किसी को, या फिर आपने कंबल बांट दिए, या फिर आपने टीवी जो है वो बांट दिए, कुछ पैसे दे दिए, इनको आप फ्री बाइज में काउंट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जो फ्री बाइज स्कीम या सोशल सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट करती हैं उनको इनमें काउंट ना किया जाए। यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आर्मी के उन एथलीट्स के साथ में मुलाकात की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया और रिज़ल्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर आर्मी एथलीट्स जो हैं, जिन्होंने 31 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, और जिसमें से 15 जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने इतनी लड़ाई लड़ी, इन लड़ाई में से सिर्फ एक को छोड़ करके इंडिया ने हर लड़ाई जीती, और वो लड़ाई जो है, वो वॉर जो है, वो भी चाइना की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हम हार गए थे। तो यहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री रही है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की, इसको हम सेलिब्रेट करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर हमारा जो करिकुलम है उसमें इंसर्ट किया जाए, ताकि जो हमारी आर्मी का जो एक ब्रेवरी है वो हमारे यूथ को देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो एलिफेंट की जो संख्या है वो टाइम के साथ में कम हो रही है, और यहाँ पर लास्ट 3 ईयर में जो पोचिंग के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में, और स्पेसिफिक ओडिशा जो स्टेट है वहाँ पर ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट या अदर स्पीसीज़ के बीच में ह्यूमन के साथ में कन्फ्लिक्ट है, तो उसका मेजर रीजन है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। एलिफेंट को रहने के लिए काफ़ी वास्ट एरिया चाहिए, और इनका मूवमेंट जो है वो एक फॉरेस्ट एरिया से दूसरे फॉरेस्ट एरिया तक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी का एक रीज़न है कि जब फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड डेवलप की जा रही हैं, तो इसी की वजह से ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और ये इश्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो मैनुअल स्क्यूजिंग जो वर्कर्स है इनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। वैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो नमस्ते स्कीम लेकर के आई है इन्हीं वर्कर्स के लिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2017 से अब तक 351 लोगों की जो डेथ है वो मैनुअल स्क्यूजिंग में जो इन्वॉल्व थे उन लोगों की डेथ हो गई है। तो हमारे जो सीवर हैं उनको क्लीन करने के लिए जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अब इन सभी को एडमिट किया जाएगा, और नई एक स्कीम जो है नमस्ते स्कीम वो लॉन्च की गई है। इस नमस्ते स्कीम में क्या किया जाएगा कि मैकेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, मशीनीकरण से ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे जो हमारे नाले हैं इन सभी को साफ़ करने के काम किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से अनहाइजीनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, और जो ह्यूमन है उनके लिए अनसेफ कंडीशन जो है इंक्रीज़ होती है, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी जो हैं इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए नमस्ते स्कीम, और जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि इस तरीके का इनका रिहेबिलिटेशन जो है वो करवाया जा सके, ताकि वो भी अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बेगर्स को लेकर के रिहेबिलिटेशन हमारी जो गवर्नमेंट है वो करेगी। स्टार्टिंग में 75 म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वहाँ पर फोकस किया जाएगा, और वहाँ पर जो भी बेगर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी यूरोपियन यूनियन ने यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील चल रही थी उसकी एक आउटलाइन प्रेजेंट की है। ईरान ने बोला है कि हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है, अगर उनके ऊपर अलाउ किया जाता है तो हम इन सारी जो भी ये बेसिक रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर श्रीलंका में प्रोटेस्ट देखने को मिला है। आप सभी को पता है 2008-9 में वहाँ पर सिविल वॉर एंड हो गया था। सिविल वॉर एंड होने के बाद में तमिल जो चिल्ड्रन है उनका एब्डक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में हुआ। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं, मदर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको वापस करवाया जाए। गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए काम करे कि किस तरीके से तमिल चिल्ड्रन जो हैं उनका एब्डक्शन देखने को मिला। यहाँ पर जो आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कैप्चर कर लिया था। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो अफ़गानी जो गर्ल्स हैं उनको 6th क्लास के बाद में स्टडीज़ के लिए बैन कर दिया गया, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में उनको लिए ओपन रखा गया है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो भाई, जब अफ़गानिस्तान को जब आपने 6th क्लास तक बैन कर दिया, फिर यूनिवर्सिटी में आप ओपन कर रहे हो, तो बच्चे जब 6th के बाद में गर्ल्स पढ़ेंगी ही नहीं तो यूनिवर्सिटी में आएंगी कहाँ से? इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा, लोकल लेवल पर जो गर्ल्स हैं वो भी यहाँ पर एजुकेशन को रेगुलर कर रही हैं। अंडरग्राउंड कुछ स्कूल्स चलाई जा रहे हैं जिसमें गर्ल्स को एजुकेट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सर्वे हुआ है जिसमें देखा गया है कि यहाँ की जो गर्ल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। लगभग 26% जो है वो गर्ल्स में डिप्रेशन के साइन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो बॉयज़ में 16% बॉयज़ में ही साइन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इश्यूज हैं वहाँ पर वैसे लोकल लेवल पर इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है वो होना चाहिए। जो तालिबान है वो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर अपने आप को रेगुलर करे, तभी जा कर के उनको एक कंट्री के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट जब हो तो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो भी मेंटेन किए जा सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएस और इंडोनेशिया के बीच में जो मिलिट्री ड्रिल्स है वो चल रहा है। अभी आप सभी को पता है कि ताइवान को काउंटर करने के लिए चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स किए, तो इसी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन को भी काउंटर करने के लिए कि वहाँ पर चाइना का डोमिनेंस ना हो, इसीलिए इंडोनेशिया, यूएस और अदर कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इन्होंने भी अपने मेंबर्स को यहाँ पर भेजा है। और यहाँ पर यहाँ देखिए सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज है ये, और 5000 के लगभग जो मिलिट्री मैन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदर कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर सेंड किया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में चाइना को काउंटर करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एक्सरसाइज है वो 2009 में स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। जब भी कोई एक्सरसाइज तो कब स्टार्ट हुई थी, बायलेटरल है या कैसी है, या इसके अलावा कौन से टाइम में, जैसे रेगुलर बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर या बाईनियल, कैसे उनको रेगुलेट किया जाता है उस एक्सरसाइज को। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं किसी भी एक्सरसाइज को लेकर के, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, इसके अलावा आज़ादी सीरीज जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डेडिकेटेड है, अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करना है तो हमारे आज़ादी सीरीज में क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस पर उसको कंप्लीट करवाया गया है। वहाँ जाकर के आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।